तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलोलिज्म। ठीक है, सिलोलिज्म को हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब समझ रहे हैं ना कितना इम्पोर्टेंट है। ये आप कोई भी पेपर कंपटीशन कर देंगे जिसमें रीजनिंग आती है, जो रीजनिंग से रिलेटेड जिसमें रीजनिंग आती है ना, उसमें ये क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर आएगा। मतलब मिनिमम में 1 नंबर का जरूर आएगा, इससे क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है, टेट सी टेट, या फिर आप कोई एंट्रेंस दे रहे हैं किसी भी एग्जाम का, उसमें भी इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 2 पूछा जा सकता है, 3 पूछा जा सकता है, बट मेरे कहने का मतलब मिनिमम 1 जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यदि जैसे कोई बैंकिंग की तैयारी करता है तो बैंकिंग में इसका वेटेज ज्यादा हो जाता है। जैसे बैंकिंग में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा अप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बाकी जो भी क्वेश्चन आप, इससे अप डाउन थोड़ा नहीं होता है ज्यादा। आप इसे अगर एक बार क्लियरिटी से पढ़ लेंगे ना, तो फिर चाहे कितना भी घुमाया जाए, फिर वो चाहे बैंकिंग हो या फिर एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, आप अगर एक बार मतलब अच्छे से एकदम कंप्लीट इसके कॉन्सेप्ट को एकदम से सीख लिए ना तो ये कभी भी आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। मतलब आपको एक बार पूरा फुल कॉन्सेप्ट इसका सीखना है। ठीक है, तो यहाँ बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट का वो करेंगे। ठीक है, और चाहे फिर वो एसएससी दे या बैंकिंग या अदर कोई भी एग्जाम, हम पूरा कंप्लीट इसके सिलॉक्स का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म को हिंदी में मैंने क्या बताया क्या होता है, न्याय निगमन। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, ये मत सोचिए कि हमें सिर्फ एसएससी के लिए पढ़ना है या फिर बैंकिंग के लिए। अगर देखिए मैं रीजनिंग की बात करूँ ना, तो रीजनिंग में मिनिमम का अगर देखा जाए तो 27 या फिर अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 30 चैप्टर होंगे। ठीक है, इसी तरह मैथ में, मैं कंपटीशन वाली मैथ की बात कर रही हूँ और कंपटीशन की रीजनिंग की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैथ की बात करें तो मैथ में भी 30 चैप्टर होंगे, 30 से 31 मिनिमम के चैप्टर अप्रोक्सीमेटली मान के हम लोग चलते हैं। सिर्फ 60 चैप्टर को अगर हम क्लियर कर लें अच्छे से, देखिए अगर हम एक चैप्टर, सपोज हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में अगर हम कोई चैप्टर श्लोक से पढ़ते हैं तो हम ऐसा क्यों पढ़े कि हमें सिर्फ एसएससी देना है तो हम एसएससी के लिए बस पढ़ेंगे, या फिर हमें टेट देना है तो हम टेट के लिए पढ़ेंगे। हम अगर एक दिन टेट के लिए पढ़े तो 2 दिन और लगा के क्यों ना हम इसे कंप्लीट ही पढ़ लें, है ना, सही कह रहे हैं ना। जैसे इसी तरह मैथ है, जैसे मैथ में हमें परसेंटेज पढ़ना है तो ये सोच के ना पढ़े कि हमें एसएससी देना है या बैंकिंग देना है, हम ये सोच के पढ़े कि हमें परसेंटेज कंप्लीट आना चाहिए। समझ रहे ना, परसेंटेज की क्वेश्चन कभी नहीं फंसना चाहिए। अगर हम ये सोच के पढ़ेंगे ना तो यकीन मानिएगा आपका मैथ और रीजनिंग, मतलब अगर एक बार इसे फुल तरीके से पढ़ लिए ना, मतलब पूरे हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी से समझ लिए मैथ और रीजनिंग, फिर आप चाहे जो एग्जाम दे, चाहे बैंकिंग दे, एसएससी दे, टेट दें, सी टेट दें या सी सैट दे, कोई भी एग्जाम दे, आपके कभी भी जो ये कंपटीशन की मैथ या रीजनिंग की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, इसे मतलब बीटेक और उसकी नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन की मैथ की बात कर रहे हैं। तो कंपटीशन की मैथ, मेरे कहने का मतलब बस ये है, ये सोच के मत पढ़िए, ये सोच के कैटेगरी वाइज मत पढ़िए कि हमें एसएससी देना है, बल्कि उसे फुल कॉन्सेप्ट की तरह हमें ये पढ़िए टारगेट करके कि हमें मैथ पढ़ना है, हमें रीजनिंग पढ़ना है, तो मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट करिए। या आप इंग्लिश पढ़ रही हैं तो इंग्लिश को कंप्लीट करिए। इसी तरह हर एक, मतलब ये सोच के बिल्कुल कैटेगरी वाइज मत पढ़िए, क्योंकि हर दिन मतलब डेली की डेली क्या होता है, कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसमें यही चीज आने वाला है या ये इसमें ये चीज। सपोज जैसे देखिए बैंकिंग में आती है, ये भी आता है, हर एग्जाम में आता है, बैंकिंग में कोडेड में आता है। सपोज मान लीजिए कभी एसएससी में भी कोडेड दे दे, तो वहां धरना थोड़ी ना देंगे कि नहीं हमने, तुमने हमारे पास क्यों दिया, हमारे एग्जाम में ऐसा तो था नहीं, हम हमारे में कोडेड वाली इसको क्यों दे दिया, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें हर एक कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, इसलिए तो एग्जाम होते हैं। क्योंकि देखिए हम अजम्पशन लगा सकते हैं, हम लोग अजम्पशन के तरीके से है किया करते हैं कि एसएससी में ये चीजें आती हैं। रियल में सब सच बताए ना तो सच में सिलेबस सही किसी को नहीं पता रहता, सिलेबस हमेशा अप डाउन होते ही रहते हैं। अभी जैसे देखिए एसएससी में क्या था, पहले एसएससी में प्रोबेबिलिटी या फिर परमुटेशन वगैरह नहीं आता था, बट इस बार से नहीं, पिछले बार से 2022 से नहीं,
उन चीज़ को भी डाल दिया गया है, परमुटेशन है, प्रोबेबिलिटी है, ये सब चीज़ डाल दिया गया है। जैसे बैंकिंग में क्या होता है, एडवांस नहीं आता, तो हम ये सोचे कि हम एडवांस नहीं पढ़ेंगे, अगर हम बैंकिंग दे रहे हैं तो हम एडवांस नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अगर आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं ना, वो एडवांस से ही रिलेटेड रहता है थोड़ा बहुत, है ना। हर एक चैप्टर, क्योंकि जैसे मैथ है ना, हर एक चैप्टर एक दूसरे, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से रिलेटेड है, SICI एक दूसरे से सब रिलेटेड है। ये नहीं कि बैंकिंग में SICI बस आता है तो हम बस SICI पढ़ेंगे, परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे, वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है ना। तो हमें हर चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल, तो ये छोटी सी एक सूचना थी आपके लिए, अगर आपको समझ में आया तो इसे जरूर सोचिएगा उसके बारे में और उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। चलिए हम इधर देखते हैं, फोकस करते हैं चैप्टर अपना। ये है सिलोजिज्म, जिसको हिंदी में हमने बताया न्याय निगमन बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट, डेफिनेटली आपको ये पता ही होगा कि हमारा पेपर जो भी है आज होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो हमें स्टेटमेंट दिया जाएगा और कंक्लूजन भी दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा, कंक्लूजन दिया जाएगा। आपको स्टेटमेंट पढ़ के कंक्लूजन में ये देखना है कि क्या जो रिजल्ट है वो सही है या गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट देगा, कंक्लूजन में आपको देखना है कि ये रिजल्ट सही है या गलत है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब मैं बेसिक से थोड़ा हर एक, यही 4 चीजें होती हैं, ठीक है। आगे जो और होती हैं उनको हम बाद में बताएंगे डिस्कशन में। जो बेसिक चीजें होती हैं वो होता है ऑल, सम, नो और सम नॉट, ठीक है। यही 4 चीजें होती हैं। तो हम इनका सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखिए ऑल का सिंबल अगर हम बात करें, देखिए हम एक चीज और मैं बता दूं आपको, हम इसे 2 तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहले हम फुल कॉन्सेप्ट डायग्राम से पढ़ेंगे, फिर हम बिना डायग्राम के सिलॉक्स क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगी। जैसे मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो जितना चीजें हम ओरली कर सकें उतना हमारे लिए आसान है। सपोज देखिए सिलॉक्स क्वेश्चन हम मतलब हमको भी आता है, जो हमारे साथ एग्जाम दे रहा है उसको भी आता है, बट हमें जो है सिलॉक्स बिना डायग्राम के आ जा रहा है ना। वो डायग्राम किससे लगा रहा है, तो हम उससे 1 नंबर तो आगे हो गए ना, समझ रहे ना। तो हम यहाँ पे पहले फुल कॉन्सेप्ट डायग्राम बना के सीखेंगे, एक्चुअली मेन सिलॉक्स है क्या, सिलॉक्स का मीन क्या है, ये सब चीजें पहले हम ये सीखेंगे डायग्राम से, ठीक है। फिर हम एक दिन इसमें ये देंगे हम बिना डायग्राम के कैसे करें सारे क्वेश्चन, हम बिना डायग्राम के। जैसे क्या होता है बैंकिंग में, क्या होता है 5 नंबर का सिलॉक्स आता है, अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर का आता है, ठीक है। और वहाँ पे जो मिनट होते हैं 20 मिनट में हमें क्वेश्चंस करने होते हैं बैंकिंग में, रीजनिंग के लिए 20 मिनट, बैंकिंग के लिए और वो सॉरी मैथ्स के लिए भी 20 मिनट, हर एक चैप्टर को कैटेगरी वाइज 20 मिनट मिलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो वो जो 5 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में सिलॉक्स के, हमें उन्हें ओरली करने होते हैं। ओनली 1.5 मिनट में हमें पांचों के पांचों क्वेश्चन करने होते हैं। तो वो तभी होंगे, नहीं पॉसिबल है जब आप बिना डायग्राम के करें, ठीक है। तो पहले ही अभी आपसे बिना डायग्राम के मत सीखिएगा, पहले मैं खुद सिखाऊंगी आपको बिना डायग्राम के भी। बस आपको पेशेंस के साथ बेसिक से लास्ट तक बने रहना, ठीक है, पेशेंस के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। ऑल ARB, ऑल ARB का सिंबल मतलब क्या है, देखिए मैंने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी। सभी AB हैं, सभी AB के अंदर है ना, देखिए क्वेश्चन में सभी AB हैं, तो देखिए ये बना है सभी A किसके अंदर है, B के अंदर। देखिए सभी AB हैं, मतलब जितने भी A हैं वो किसके घर में रह रहे हैं, B के घर में, ठीक है। ये डायग्राम ऑल का होता है, ऑल का डायग्राम ऐसे ही बनता है। देखिए फिर से ऑल ARB मतलब क्या है, सभी AB हैं, मतलब जो सभी A हैं वो किसके घर में रहते हैं, B के घर में, ठीक है। दूसरा डायग्राम देखिए, स्टेटमेंट सम A और B, सम ARB मतलब क्या है, कुछ AB है, कुछ AB है, कह रहा कुछ A का जो हिस्सा है वो B का भी है। ये देखिए इतना जो हिस्सा है A और B का नहीं मिला के, नहीं वो A और B का दोनों का, ये वाला जो हिस्सा है कुछ A B है, मतलब देखिए ये A का भी हिस्सा है कुछ और B का भी हिस्सा है, तो ये चीज हो गया, ठीक है। ये कुछ का सिंबल हो गया। अभी हम
इसे पर्टिकुलर एक एक सिंबल को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी मैंने सारे सिंबल आपको एक बार बता देंगे, फिर पर्टिकुलर ये सिंबल लेके एक बार बताएंगे, फिर ये सिंबल लेके, फिर ये सिंबल को अच्छे से डिस्कशन करेंगे, फिर ये सिंबल को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम पहले ओरली देखते हैं। नो ए आर बी का सिंबल क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई ए बी नहीं है, ठीक है, कोई ए बी नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये सिंबल होता है। मतलब इसका मतलब ये है कोई भी ए का बी के साथ रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी ए का बी के साथ रिलेशन नहीं है। चौथा देखिए, तीसरा चौथा देखिए, सम नॉट ए आर बी, इसका मतलब क्या है? कुछ ए बी नहीं है, इसको हिंदी में ये बोलते हैं कुछ ए बी नहीं है। सम नॉट ए आर बी, सम नॉट। अब देखिए सम नॉट ये है, अब ये भी मैंने ऐसे ही बना दिया, आप इवन ऐसे भी बना सकते हैं, सम नॉट का डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, बट जैसे कि यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। ओवर कर दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे ये चीज क्या होती है? पॉजिटिव होती है, मतलब ये चीज होने के बता रहा है कि हाँ कुछ ए का बी के साथ रिलेशन है, बट यहाँ पे ये चीजें हैं, ये बताएगा, नेगेटिव पॉइंट में बताएगा, वो ये बताएगा कि कुछ ए जो है बी के साथ रिलेशन नहीं रखते, वो ये चीज है बता रहा कि ये जो है ये चीजें ए के साथ बी के मतलब रिलेशन नहीं है, ना का रिलेशन है बता रहे। मतलब आप चाहे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अपने आप को बता दी कि ये नेगेटिव पॉइंट से बन रहा है, मतलब रिलेशन ना दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ भी ना का रिलेशन, मतलब जैसे यहाँ पे है कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी ए बी नहीं, लेकिन यहाँ पे ये आपको 100% बता रहा है कि कुछ ए जो है बी से रिलेशन नहीं रख रहे हैं, कुछ ए जो है ये इतने से ए जो है बी से रिलेशन नहीं रख रहे हैं, ये इतने से जो ए हैं वो बी से रिलेशन नहीं रख रहे हैं। तो आप दोनों तरीके से बता सकते, डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज और नोट देखिएगा, पेपर में आपका डायग्राम नहीं देखा जाता, पेपर में आपको कंक्लूजन में हाँ या नहीं दिया जाता है, ठीक है। और ये बात डेफिनेटली, अगर आपको डायग्राम अच्छे से बनाने आने लगे तो क्वेश्चन भी आने लगेगा नहीं, और जब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डायग्राम से भी, तो हम बिना डायग्राम के भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको, पहले इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए हम आगे बताते हैं। नंबर वाइज से नोट करिएगा, नहीं 1 और 2 3 4। देखिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उतना नोट डाउन करने के बाद अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्या है सब, ये आगे आपको पता चलेगा जब इसके बेस में हम क्वेश्चन करेंगे, या तो मैं पहले ये चीजें बता दे रही हूँ। इसका मतलब क्या है, देखिए, वी ऑलवेज कंसीडर स्टेटमेंट एज ट्रू, इसका हिंदी से मैंने खुद लिखा है, हम कथन को हमेशा सही मानते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट है उसको ऑलवेज ट्रू कंसीडर करना है, ठीक है। स्टेटमेंट को ऑलवेज ट्रू कंसीडर करना है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप ये सारे नोट है, आप इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यही सब आगे हमारे जो क्वेश्चंस करेंगे उन सब में काम, अगर ये चीजों को समझ में आ गया ना तो आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं, वी ऑलवेज कंसीडर स्टेटमेंट एज ट्रू, मतलब क्या है कि हम कथन को ऑलवेज ट्रू मानते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट दिया जाएगा हम उसको ऑलवेज ट्रू मानेंगे, अगर जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उस के बेस में हम कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उसके बेस में हम कंक्लूजन को निकालेंगे। दूसरी बात, कंफ्यूजन ऑलवेज रॉन्ग, मतलब कंफ्यूजन सदैव गलत होगी, देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, कंफ्यूजन मतलब अगर आपको यहाँ के जो रिलेशन होंगे आगे भी नहीं पता चलेंगे, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से पता होगा। जैसे ए और बी का कुछ का रिलेशन है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया सभी है, तो उसके लिए हमें कंफ्यूजन, जैसे कि कोई बात है अगर आपको कंफ्यूजन है ना, जैसे सपोज मान लीजिए किसी के बारे में आप नहीं जानते, उसके बारे में आपको पूछा जाए तो आप बोलेंगे ना कि हमें कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन में जो आपको
कंक्लूजन दिया जाएगा, अगर उसमें आपको कंफ्यूजन है तो वो कंक्लूजन रॉन्ग होगा, मतलब कंफ्यूजन नॉट अलाउ। यहाँ पे कंफ्यूजन ऑलवेज रॉन्ग होती है। कंफ्यूजन सही भी होती है, वो कब केस में सही होती है वो हम आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। जब हम पॉसिबिलिटी का केस पढ़ते हैं वहां कंफ्यूजन सही होती है। खुद ही सपोज करिए कि अगर हम कहते हैं आज बारिश हो सकती है, तो ये कंफ्यूजन का तो केस है, लेकिन पॉसिबिलिटी लगी है, आज होगी ये श्योर नहीं है, ये गलत हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली नहीं है कि हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि आज बारिश हो सकती है, इस चीज के लिए पॉसिबिलिटी है, तो तब सही हो सकता है ना। तो कंफ्यूजन केस आगे सही भी होगा, वो किस केस में सही होता है, वो पॉसिबिलिटी के केस में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, अगर नॉर्मली स्टेटमेंट है और नॉर्मली कंक्लूजन है, वो कभी भी कंफ्यूजन अलाउ नहीं होगी। मतलब अगर कंफ्यूजन है तो हमेशा रॉन्ग होगा आपका कंक्लूजन। कंफ्यूजन है तो रॉन्ग होगा क्या, कंक्लूजन। अगर आपको कंक्लूजन में कंफ्यूजन है तो रॉन्ग हो जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, आगे देखिए आइदर का केस। अब आइदर का केस अभी नहीं समझ में आएगा आपको क्या है आइदर का केस। आइदर का केस जब हम क्वेश्चंस लिखेंगे वहां ऑप्शंस आते हैं, तब आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो नोट्स हैं, ये आपको आगे बहुत 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 काम आएंगे। ठीक है, तो सब पहले सारे नोट्स को वो करिए। देखिए इसका भी मतलब मैं बता दे रही हूँ। आइदर आर को मैंने हिंदी में लिख दिया। आइदर आर केस हिंदी में होता है या तो, हिंदी में इसको बोलते हैं या तो लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा आइदर आर। प्रॉपर्टी मतलब गुण जो हमारी, अब देखिए आइदर आर कहाँ पे लगेगा, मतलब ये जो केस होता है आइदर का, इसके कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस, कितनी है 1 2 3 4, आज ही के आज, अभी के अभी अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुण। मैंने इसका हिंदी में नहीं लिखा है, बट मैं हिंदी से ट्रांसलेट करके, इतनी तो नॉर्मली हिंदी की आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसकी हिंदी भी बताती जाऊंगी। देखिए कह रहा है बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, मतलब दोनों जो कंक्लूजन हुए वो रॉन्ग होने चाहिए। आप लिख सकते हैं हिंदी में, दोनों कंक्लूजन को हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी गलत होने चाहिए, सबसे पहली प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, मतलब दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। दूसरा, एलिमेंट्स ऑफ बोथ कंक्लूजन मस्ट बी द सेम, एलिमेंट्स ऑफ बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी द सेम, दोनों कंक्लूजन्स के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। समझ रहे हैं? अभी नहीं समझ रहे तो मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ लिखिए, मैं इसकी हिंदी बताऊंगी, ये आगे समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं पूरा नोट्स लिखवा रही हूँ कि क्या हमें यहाँ पे क्या क्या हमें आगे काम क्वेश्चंस में आएंगे, वो सारी चीजें की नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो पूरा स्टार्टिंग से नोट्स बना ले रहे हैं हम, इसलिए सब इन सबको पहले सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इधर केस क्या होता है। तो दूसरे का मतलब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ बोथ कंक्लूजन मस्ट बी द सेम, मतलब ये है कि दोनों कंक्लूजन्स के, जो दो कंक्लूजन्स होते हैं, क्योंकि ऑलवेज आपको हमेशा जो आइदर लगेगा दो में ही लगे, क्योंकि आपको आती होगी थोड़ा बहुत तो इंग्लिश, तो आइदर हमेशा दो के ही केस में लगता है, तीन में नहीं लगता। आइदर ऑलवेज दो के केस में ही लगता है। ठीक है, अगर इंग्लिश थोड़ा बहुत भी आती होगी तो दो में ही आइदर लगता है। तो उनके लिए सबसे जरूरी है कि उनके लिए दो कंक्लूजन जरूरी ही है। ठीक है, तो जो दो कंक्लूजन रहेंगे उसको ये कह रहा है कि उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो दोनों सेम होंगे, मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट्स में ए और बी है तो दूसरे एलिमेंट्स में ए और बी ही होने चाहिए, ये बताना चाह रहा है। तो ये इसका मतलब हिंदी में क्या है कि दोनों कंक्लूजन के, दोनों आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं एक्चुअली यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज की हिंदी जो है यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा। एलिमेंट्स आप इसका दोनों निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष के एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, तत्व होते हैं, तो तत्व से अच्छा आप एलिमेंट्स ही लिख लीजिए। ठीक है, मैं भी एलिमेंट्स ही लिख दे रही हूँ।
एलिमेंट्स का मतलब तत्व, जो वहां अल्फाबेट ABCD जो आप यूज करेंगे उसका मतलब है AB, कुछ भी आप जो एलिमेंट्स यूज होंगे उसी के बारे में बात कर रहा है। दोनों निष्कर्ष के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, मतलब समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। हमने बोल दिया, वैसे आप लोग लिख लेंगे, अगर नहीं भी लिखा तो देख के लिख लीजिएगा। ये किसका है, इसकी हिंदी वर्जन है, ठीक है, दूसरे वाले का हिंदी ट्रांसलेट है। अब देखिए तीसरा क्या प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है कि वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। मतलब क्या है, वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। मतलब दो ही, आपको सबसे पहली बात तो ये पता है कि हमेशा आइदर के केस में दो कंक्लूजन होने बहुत जरूरी है। उसके एक में कभी नहीं लगता, तीन में कभी नहीं लगा, उसके लिए सिर्फ आपको दो कंक्लूजन जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसकी हिंदी ये है कि एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो इसकी भी हिंदी आप लिख लीजिएगा, फिलहाल तो आप लोग लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष, मतलब जो आपका एक निष्कर्ष होगा, लिख लीजिएगा अपने से, एक निष्कर्ष आपका पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं, बस ये है कि उसमें नहीं आएगा। जो पॉजिटिव रहेगा उसमें सब ये आएगा सभी A B है, और जो नेगेटिव वाला रहेगा उसमें कहेगा कोई A B नहीं है, ये होता है, मतलब कुछ A B नहीं है, ये होता है नेगेटिव वाला, ठीक है। तो जिसमें नहीं का यूज होता है वो नेगेटिव होता है, जिसमें नहीं का यूज नहीं होता वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ रहे होंगे मेरी बात को, पॉजिटिव और नेगेटिव। चौथी प्रॉपर्टीज क्या है, 50-50% के चांस होने चाहिए। फिर मैंने बताया कि अभी नहीं समझ में आएगा, अभी सिर्फ आपका काम ये है कि आप अभी नोट डाउन कर लें आज, ठीक है। हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, जब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपको वहां पता चले कहाँ इसका मतलब क्या है। आप इसे नोट करिए और रट डालिए कि ये चीज अगर आइदर का केस तभी लगेगा जब ये चारों प्रॉपर्टीज काम करेंगे। अगर तीन काम कर रही हैं बट एक नहीं कर रही तो भी आइदर नहीं लगेगा, दो काम कर रही हैं दो नहीं करेंगे तो भी आइदर। मतलब सबसे बड़ा काम ये है कि ये एक नहीं, चारों की चारों प्रॉपर्टी जब काम करेंगी, चारों के चारों गुण काम करेंगे तभी आइदर का केस लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। चौथा क्या है, 50-50% का चांस होने चाहिए। 50-50% का चांस का मतलब ये भी मैं कह रही हूँ आपको आगे पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर एक कंक्लूजन आपका 100% है, मतलब एक कंक्लूजन आपको ये दे रहा है कि सभी A B हैं, ठीक है, सभी A B हैं, और दूसरा कंक्लूजन ये दे रहा है कि कोई A B नहीं है, कोई A B नहीं है, तो गलत होगा। कभी इनमें आइदर नहीं लग सकता, भले ही तीनों प्रॉपर्टीज इसमें काम करें, मतलब दोनों गलत हो, दोनों के स्टेटमेंट सेम हो और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, लेकिन अगर ये वाले चांसेस नहीं, मतलब 50-50% का चांसेस, 50-50% का चांस का मतलब कि अगर एक ऑल है तो दूसरा सम होना चाहिए। इसका मतलब ये है सम नॉट होना चाहिए, समझ रही हैं। अगर एक सम है तो दूसरा अगर नो भी होगा तो भी चलेगा, नॉट भी, सम नॉट होगा तो भी सही रहेगा, नहीं तो भी। लेकिन अगर एक ऐसा केस है कि एक ऑल है एक नो है, मतलब एक ऑल है ये भी पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक ऑल है एक नो है, तो इस केस में कभी भी आपकी ये प्रॉपर्टीज कभी नहीं, मतलब आइदर का केस कभी नहीं, तो इसे 50-50% का चांस नहीं बोलते। तो ये तो 100% हो गया ना, ऑल अपने आप में 100% होता है और नो भी अपने आप में क्या होता है 100%। तो देखिए ये कभी 50-50% का काम नहीं करेगा, इसलिए ये चीजें नहीं लगेंगी। यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें फिर आगे हम फिर से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये है, आपका काम है ये कि आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, अपने माइंड में नोट डाउन कर लीजिए, इनको रट लीजिए, घोल के पी लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इन सबको आने चाहिए, ठीक है। ये सब आएंगे अच्छे समझ में नहीं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। इसका भी मतलब क्या है कि मैंने बताया कि हमेशा कथन को ही सही मान के चलते हैं, हमेशा स्टेटमेंट को ही ट्रू मान के चलते हैं। और दूसरी चीज है कंफ्यूजन ऑलवेज रॉन्ग होती है, मतलब अगर आपको इतनी सी भी कंफ्यूजन है, इतनी सी 0.1 की भी कोई भी कंक्लूजन है उसमें इतनी सी भी कंफ्यूजन है तो भी वो कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा हमेशा। तो इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये समझ में आएंगे, यही चीज लागू होगा। ये सब आपका बेसिक चीजें था, ठीक है।
टोटल नोट डाउन करिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे नहीं आगे। सिलोजिज्म है पहले, ये पहली प्रॉपर्टीज दूसरी प्रॉपर्टीज, ठीक है, नोट डाउन हो गया हो। चलिए ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस कल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आज तो नहीं करेंगे, आज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कल से इसके क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज ये आपको सिर्फ बेसिक है कि स्टेट सिलॉग्स है क्या, सिलोजिज्म के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या मतलब है इसका, तो सिर्फ हमने आज ये सीखा इसमें कैसे लगाएंगे, इनको कैसे उसमें वो करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आज हमने यही चीज़ सीखा है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कल से हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू।